हेलो दोस्त, मैं शारदा पीसीएस की दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग आज से ज्ञान बिंदु का जो फुल सेक्शनल टेस्ट है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली जो वनडे वाला एग्ज़ाम होता है, चाहे आप एईडीओ का कर रहे हो, चाहे आप दरोगा का कर रहे हो, या बीएसएससी का कर रहे हो, या 72 बीपीएससी का कर रहे हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन के साथ एनालिसिस भी करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इसका जो क्वेश्चन है, ये फुल लेंथ टेस्ट का एफएलटी का आपका चौथा सेक्शन है। ठीक है, चौथा टेस्ट है। इस चौथा टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है, राजस्व घाटा क्या होता है, दूसरा है प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, तीसरा है राजकोषीय घाटा, चौथा है प्राथमिक घाटा, और इसको मिलान करने के लिए कह रहा है। तो राजस्व घाटा अब हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे वो देखते हैं। जब आप बजट पढ़ते हैं तो बजट में आपका आता है आय और व्यय। जो आय आता है वो भी दो तरह का होता है, एक राजस्व आय, दूसरा पूंजीगत आय। जो व्यय आता है वो भी आपका आता है राजस्व व्यय, दूसरा आता है पूंजीगत व्यय। तो आप देखिए कि जो राजस्व आय घाटा कब होता है, जब व्यय अधिक हो जाए, आय हमारा कम रहे। तो जब राजस्व व्यय अधिक हो जाए राजस्व आय से, तो वो राजस्व घाटा हो जाएगा, पहला घाटा हो गया। दूसरा घाटा क्या होगा, अगर हमारा पूंजीगत व्यय अधिक हो जाए पूंजीगत आय से, तो वो हमारा पूंजीगत घाटा हो जाएगा। अब तीसरा इसमें घाटा आता है राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा को थोड़ा समझना होता है। राजकोषीय घाटा में क्या होता है, जैसे अभी आपने पढ़ा आय, तो आय में दो तरह के आय होते हैं। एक जो ऋण मुक्त आय होता है, दूसरा जो ऋण से युक्त आय होता है। जो ऋण मुक्त आय होता है उसको आप नॉन डेट रिसिप्ट्स कहते हैं, जो आपको ऋण से प्राप्त होता है, जिसको आप मार्केट बोरोइंग कहते हैं। तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, डेप्ट आय, मतलब हमारे ऊपर ऋण है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पटना में रहते हैं या दिल्ली या कहीं भी, आपको घर से खर्चा आता है 10 रुपया और आप खर्चा कर देते हैं 20 रुपया, तो आपको 10 रुपया किसी से जो उधार लिए वो तो आपका देता हुआ ना, ठीक है, तो ये आपका कर्ज हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, कर्ज जो आपका आय होता है उसमें जो कर्ज वाला आय होता है उसको माइनस कर देते हैं, तो वो आपका राजकोषीय घाटा आ जाता है। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। फिर अगला देखिए, होता है आपका प्रभावी राजस्व घाटा, जब राजस्व घाटा में से माइनस कर देते हैं पूंजीगत अनुदान। अब आपको ये पता होना चाहिए पूंजीगत अनुदान होता क्या है। जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट को इस शर्त पे पैसा देती है कि आपको जो हम 100 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इस 100 रुपया का यूज आप पूंजी निर्माण में करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मेट्रो का निर्माण कर सकते हैं, किसी पुल पुलिया का निर्माण कर सकते हैं, तो उसको हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो राजस्व घाटा में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका होता है। तो ये होता है आपका प्रभावी राजस्व घाटा। अगला है आपका प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि राजस्व आपका घाटा होता है उसमें हम ऑलरेडी ब्याज भुगतान को ऐड कर चुके होते हैं, इसलिए। तो अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजस्व घाटा। हमने देखा कि राजस्व आय अगर कम हो जाए व्यय से, यानी कि व्यय अधिक हो जाए आय से, राजस्व प्राप्ति पर राजस्व आय का ए का हो जाएगा आपका 2। प्रभावी राजस्व, अब यहाँ पे देखिए राजस्व ही है, तो राजस्व घाटा में से ब्याज भुगतान को माइनस कर देंगे। राजस्व प्राप्ति में से, राजस्व घाटा में से पूंजीगत अनुदान को कर देंगे, तो वो प्रभावी राजस्व हो जाएगा। राजकोषीय घाटा क्या होता है, कुल खर्च में से कुल आय। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, उधारियों को छोड़कर, तो यही उधारियों को जो छोड़कर लिखा है, यही आपका होता है ओवरऑल नॉन डेट रिसिट्स। यानी कि जब हम कुल आय में से कुल व्यय माइनस करेंगे, बट कुल आय में क्या होगा, जो हमारा ऋण वाला पोर्शन होगा उसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा। प्राथमिक घाटा में क्या होगा कि जब हम ब्याज भुगतान को राजकोषीय घाटा में से घटा देंगे, यानी पहला का 3 हो जाएगा, दूसरा का, अब ये मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला जो है आपका दूसरा क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है। ये विद्युत धारा में जो यूज किया जाता है वो आमीटर होता है, बट अगर एग्जाम में देखेंगे तो ये सबसे क्वेश्चन पूछता है।
चाहे आमीटर हो, चाहे जनरेटर हो, एक्चुअली लिखा है मोटर हो या गैल्वेनोमीटर। तो हम लोग देखेंगे जनरेटर का क्या काम होता है, मोटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है। अगर ए मीटर देखिए तो ये सर्किट में विद्युत धारा को मापता है, पहला। दूसरा जो हमारा गैल्वेनोमीटर है ये भी इलेक्ट्रिक करंट को ही मापता है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर ए मीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या अंतर होता है। गैल्वेनोमीटर पूछेगा तो भी ये इलेक्ट्रिक करंट मापता है, आमीटर पूछेगा तो भी ये इलेक्ट्रिक करंट मापता है, बट दोनों में अंतर क्या है, ये जो है डीसी सर्किट में आपको इलेक्ट्रिक करंट मारता है, जबकि सर्किट में जो हम लोग के घर में परिपथ, जिसको आप विद्युत परिपथ कहते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह होता है उसको आमीटर नापता है। तो ये थोड़ा सा अंतर होता है। जनरेटर क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जैसे आप देखते होंगे जनरेटर को जब आप चलाते हैं तब घर में लाइट जलता है। मोटर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये आपको याद रखना ही है। साथ ही कई बार पूछ देता है कि जनरेटर और मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट सिद्धांत पे काम करता है। तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि एक चाबी की घड़ी की कमानी पर किस प्रकार की ऊर्जा होती है। आप ही खुद सोचिए, एक घड़ी रखा है, उसमें कुछ भी नहीं है, वो शांत है फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें कैसा ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। आप पढ़ते होंगे, इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। एक्चुअली यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा। तो ये जब कोई भी चीज अगर स्थिर है, चाबी आप नहीं भरे हैं, देखते होंगे जो चाबी वाला घड़ी होता है उसको अगर टाइम पे चाबी नहीं भरी है तो वो बंद हो जाता है। जब आप चाबी भरते हैं तो यही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, फिर आपका घड़ी चलने लगता है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। जो फोर्थ क्वेश्चन है यही मैंने लिखा है कि स्थितिज ऊर्जा, जब आप उस पर चाबी देते हैं तो घड़ी चलना जब प्रारंभ करती है तो वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, और घड़ी के जितने आपके मिनट वाले, सेकंड वाले और आवर वाले सुई होते हैं वो सब चलना प्रारंभ कर देते हैं। ये हमने कर ही लिया था। जो चौथा क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को क्रांतिकारी द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका गया था। तो ये था 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को किनके द्वारा बम फेंका गया था, तो ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया था। और ये इसका उद्देश्य क्या था, क्या किसी को मारना, नहीं, ऐसा उद्देश्य नहीं था। इन लोगों का उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बहरी हो गई है उनकी, हमारी जो आवाज है वहां तक पहुंच सके। और जब फेंका गया था तो वहां पे कौन सा बिल पारित किया जा रहा था लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, तो ये पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ये दो बिल को पास किए जा रहे थे। तो ये भी आपको ओवरऑल पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 5वां, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसमें आर्टिकल 77 से संबंधित है, बिल्कुल नहीं। इसमें अविश्वास प्रस्ताव में किसी भी प्रकार का जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं वो नहीं है, मतलब आर्टिकल या किसी भाग में इसका प्रावधान नहीं किया गया है। इसे लोकसभा में, राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है, तो नहीं, इसे सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। और इसे विपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है, तो हाँ है। ये क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव एक्चुअली विपक्ष की जो पार्टी होती हैं या कोई सांसद होते हैं उनके द्वारा ही लाया जा सकता है। ये एक्चुअली सरकार के विरुद्ध होता है कि आपके जो कामकाज है उससे हमको अविश्वास है, इसके लिए ऐसा कोई प्रस्तावक की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये था अविश्वास प्रस्ताव, जो आपको पता होना चाहिए। जो हमारा छठा क्वेश्चन है वही अविश्वास प्रस्ताव के बारे में यहाँ पे था। जो हमारा बीच में एक हिंदी वाला क्वेश्चन था उसको तो हमने इग्नोर कर दिया है। 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित योजना उससे संबंधित राज्यों को सम्मिलित कीजिए। तो सबसे पहला है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, तो ये आपका मैया सम्मान योजना झारखंड का है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना ये बिहार सरकार का है। लाडला भय योजना ये महाराष्ट्र का है। योगश्री योजना ये वेस्ट बंगाल का है। यानी पहला का हो जाएगा 4। तो 4 देखिए इसमें 2 में है। फिर देखते हैं मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार 3, ये भी 3 2 में है। फिर लाडला भाई योजना महाराष्ट्र यानी 2। अब देखिए इसमें आपको 3 तक जाना पड़ा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब इसका ये 14वां क्वेश्चन जो है
कि बिहार में पुलों की पहचान निम्नलिखित में से कितने अंकों की यूनिक आईडी से होगी। ये एक्चुअली एग्जैक्ट हमको पता नहीं है, तो ये आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा कि क्या है इसका आंसर। योजना और इससे संबंधित राज हमने एक पेपर पे आपको ऐसे ही आप लोग भी बना सकते हैं याद करने के लिए कि लाडला भाई योजना महाराष्ट्र का है, योगश्री वेस्ट बंगाल का है, मैया योजना झारखंड का है, प्रतिज्ञा योजना बिहार का है, लाडला भाई योजना महाराष्ट्र का है। अगला जो क्वेश्चन है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित कृति स्तंभ या विजय स्तंभ की प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। तो ये कृति स्तंभ या एक्चुअली विजय स्तंभ था, नाम ही है। और पहले के जो कवि होते थे, जो राजा होते थे, उनका गुणगान करते थे, उन्हीं को क्या कहा जाता है, प्रशस्ति। तो इसलिए बोला गया है कि इसके रचयिता कौन थे। तो इसके रचयिता जो थे अत्रि थे और महेश थे। अत्रि के पुत्र थे महेश, तो ये अत्रि और महेश दोनों थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। ये देखिए कि जो रचयिता है अत्रि और अत्रि के पुत्र महेश थे। इसका स्थान कौन सा था, चित्तौरागढ़ का किला पे ये प्रयाग प्रशस्ति को लिखा गया है। और इसका जो प्रयाग प्रशस्ति है यानी कृति स्तंभ, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रशस्ति का मतलब ही होता है जो प्राचीन काल में होता था या मध्यकाल में राजाओं की प्रशस्ति यानी गुणगान किया जाता था उनके कार्यों का, उनके द्वारा जो युद्ध वगैरह किए जाते थे उनका। तो इसका विषय ही वही था कि जो राणा कुंभा थे उनकी प्रशंसा, उन्होंने क्या उपलब्धि की, उन्होंने विजय कौन कौन से विजय किए, इसका उल्लेख किया गया है, यानी उनके कार्यों का गुणगान किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज सूची का विषय नहीं है, पूछ रहा है। जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले कौन सा विषय नहीं है इस पे आप लोग को घेरा लगा देना चाहिए। तो इसमें पूछ रहा है कि राज सूची का विषय नहीं है। तो देखिए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, एक्चुअली ये समवर्ती सूची का विषय है। जो भूमि है, सार्वजनिक ये है और कृषि है, ये तीनों राज सूची का विषय है। जो हमारा 7वीं अनुसूची होता है उसमें 3 विषय का बात किया गया है, और जो ये तीनों में नहीं रखा जाएगा उसके लिए अलग विषय है। तो इसमें 3 विषय कौन कौन सा है, केंद्र विषय है, दूसरा राज्य विषय है, तीसरा समवर्ती सूची है, चौथा आपका अवशिष्ट सूची होता है। जो केंद्र सूची का विषय होता है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। जो राज्य सूची का विषय होता है उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। जो समवर्ती सूची का विषय होता है उस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाते हैं, परंतु अगर दोनों में विवाद हो जाए तो केंद्र का कानून ही मान्यता होता है, और जो अपशिष्ट शक्ति होती है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाता है। तो ये था आपका राज सूची का विषय नहीं है, पूछ रहा है तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लेकिन जनगणना कराना ये केंद्र सूची का विषय है। अगला है कि कॉमर्शियल पेपर जारी करता है। ये एक्चुअली प्रथम श्रेणी का एक बट्टा, जब बैंक रेट आप पढ़ते होंगे तो उस समय पढ़ते होंगे, तो ये कोई भी जो उच्च प्रतिष्ठा वाली कंपनी होती है वो जारी कर सकती है। कोई भी वित्तीय संस्था होती है, अखिल भारतीय स्तर के बैंक जैसे हो गया, वो जारी कर सकती है। जो प्राथमिक डीलर होता है वो भी जारी कर सकता है, इसलिए यह सभी हो जाएगा। और ये जो वाणिज्यिक प्रपत्र होता है एक्चुअली अल्पकालिक ऋण होता है, पढ़ते होंगे आप लोग। जो ऋण होता है वो 2 तरह का होता है, एक अल्पकालिक एक दीर्घकालिक। जो अल्पकालिक होता है वो 1 दिन के लिए दिया जाता है, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। तो यह जो ऋण, ये कॉमर्शियल पेपर जो है वो अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। कई बार पूछ लेता है कि किस तरह का ऋण ये देगा। और ये कौन कौन जारी करता है, उच्च प्रतिष्ठा वाली कोई भी कंपनी हो, अखिल भारतीय स्तर की कोई भी वित्तीय संस्था हो, प्राथमिक डीलर हो। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। अगला जो क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इन तथ्यों की खोज किसने की थी। तो जो आप प्रिज्म इफेक्ट पढ़ते हैं वही था, और इसकी खोज आपका सर आइजैक न्यूटन ने किया था। अब हम लोग को पता होना चाहिए कि रमन क्या था। रमन इफेक्ट आइंस्टीन ने 2 थ्योरी दिए थे, तो इस सब को हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये सारे जो हैं वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। रमन का रमन इफेक्ट था। तो बीपीएससी स्पेशली जो सिविल वाला होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि रमन इफेक्ट क्या है। एक्चुअली जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरती है तो कुछ प्रकाश जो होते हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं कुछ शॉर्ट वेवलेंथ से, तो ये रमन इफेक्ट कहता है। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, ग्रेविटेशनल लॉ भी दिए थे और प्रिज्म थ्योरी भी दिए थे। तो न्यूटन का जो लॉ है मैकेनिक्स में
वो है आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ, जिसको आप जड़त्व का नियम कहते हैं, कि कोई भी वस्तु अगर गतिमान है तो गति में ही रहना चाहेगा, स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाई फोर्स ना लगाया जाए। दूसरा जो थ्योरी था संवेग का संरक्षण सिद्धांत, और तीसरा जो था प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे एफ फोर्स लगाया आप एम में, तो अपोजिट साइड में भी एम ए फोर्स लगेगा, बट वो नकारात्मक होगा। आइंस्टीन ने 2 सिद्धांत दिए थे। सापेक्षिक सिद्धांत, इन्होंने कहा था कि जो सापेक्षता होती है, एक सामान्य सापेक्षता होती है, एक विशेष सापेक्षता होती है। इसी क्रम में इन्होंने E बराबर mc² दिया था। दूसरा जो इनको थ्योरी था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और कई बार पूछता है कि आइंस्टीन को किस थ्योरी के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, तो इनका जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, ना कि सापेक्षता सिद्धांत के लिए। तो ये बात याद रखिएगा, ये यूपीपीसीएस कई बार पूछा है। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा कि प्रिज्म थ्योरी, ये प्रिज्म है, और इस प्रिज्म से होकर जब प्रकाश गुजरती है, तो क्योंकि सारे जो हमारे लाइट होते हैं उसकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, ये 7 भागों में बट जाती है, जिसको आप विबजियोर कहते हैं। वी से वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, आपका ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, फिर आपका ऑरेंज और रेड। ये क्या होता है, जब आप यानी कि ऊपर से नीचे जो मेरा सीरीज है विबजियोर आते हैं, तो इसका वेवलेंथ घटते जाता है, यानी जिसको आप तरंग दैर्घ्य कहते हैं, वो जब घटते जाता है। और यही रीजन है क्या कि जैसे आपका तरंग दैर्घ्य घटेगा तो स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन जो है वो कम होगा। इसीलिए क्या होता है कि सिग्नल के रूप में आप रेड लाइट यूज करते हैं, और जो सूर्योदय और सूर्यास्त होता है उस समय हमको लाल रंग दिखता है। उसका रीजन क्या है, रेड का जो वेवलेंथ होता है वो अधिक होता है। तो वायुमंडल के जो कण वगैरह होते हैं, जब सूर्य की प्रकाश आती है तो 7 रंग में विभक्त हो जाएगी। जब 7 रंग में विभक्त हो जाएगी तो बाकी जो कलर है वो स्कैटर्ड हो जाएगा, लेकिन जो रेड कलर है वो स्कैटर्ड नहीं होता है, वो हमारे आंख तक पहुंचता है। तो यही रीजन है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का कौन सा स्थान है। तो इसमें देखिए आपको सबसे पहला तो यही पता चला, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 ये कौन जारी करता है, नीति आयोग। नीति आयोग जो है ये जारी करता है, जिसमें शीर्ष स्थान पे कौन है आपका, उड़ीसा है। सबसे निचले स्थान पे जब इस तरह का कोई भी सूचकांक पढ़ते हैं तो आपको 3-4 चीज देखना चाहिए। सबसे पहले कौन सा जारी करता है, दूसरा शीर्ष पे कौन है, तीसरा सबसे अंतिम कौन है, और फिर जिस भी स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हो तो उस स्टेट का कौन सा स्थान है। तो जारी नीति आयोग करता है, शीर्ष स्थान पे उड़ीसा है, सबसे निचले स्थान पे पंजाब है, बिहार का स्थान इसमें 13वां है। तो याद रखिएगा कौन सा है, बिहार का स्थान 13वां है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसमें जो है आपका 5 घटक लिया जाता है। आपको कई बार पूछ देगा जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है उसमें कितने घटक का यूज किया गया है, तो उसमें 5 घटक का यूज किया गया है। तो ये आपको पूछ देगा कौन सा घटक नहीं है बताइए। इसमें जो 5 घटक है, सबसे पहला व्यय गुणवत्ता है, दूसरा राजस्व का जुटान जो राजस्व एकत्रण जिसको आप कहते हैं, राजकोषीय विवेक, चौथा है ऋण सूचकांक, और 5वां है ऋण स्थिरता। तो ये है आपका इसके 5 घटक हैं। अब राज्य को इसको क्या किया है कि 4-5 कैटेगरी में बांट दिया है, जिसमें पहला है 4 कैटेगरी में अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, आकांक्षी। बिहार किस में आता है, परफॉर्मर में, ये याद रखिएगा। अचीवर में आता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। बिहार में आपको 2 पॉइंट याद रखना है, बिहार का स्थान जो है वो 13वां है, और बिहार किस कैटेगरी में आता है, तो परफॉर्मर कैटेगरी में आता है। तो इतना था आपका राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के बारे में, इतना फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इंडिया स्किल एक्सक्लेरेटर की पहल शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया। इस क्वेश्चन में ही आंसर है इंडिया स्किल्स बोल रहा है, मतलब ऑब्वियसली कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। अगला है कि 1775 में, आप ये क्वेश्चन से चीजों को निकाल सकते हैं, ब्रिटिश सेना और अमेरिकी उपनिवेश वासियों का प्रथम संघर्ष किस स्थान पे हुआ, तो ये लेसिंगटन में हुआ था। अब यहाँ क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला है कि ये कब हुआ था, 1775 में, और ये प्रथम संघर्ष था, और यहीं से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की जो है वो शुरुआत होती है। आपका
यहाँ से लेसिंगटन से। ये शुरू 1775 में हुआ था। किसके बीच हुआ था देख ही लिए थे। कारण क्या था, राजनीतिक और जो आर्थिक नीतियां थी ब्रिटिश की वो बहुत ही घिनौनी थी, और यहीं से जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का इसे प्रथम युद्ध भी किया जा सकता है। तो क्वेश्चन में ही इतने सारे ऑप्शन छुपे हुए थे, तो उसको ऐसे पढ़ना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन है कि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक या अपवर्तनांक कितना होता है, तो ये 2.42 होता है। आपको पता होना चाहिए अपवर्तनांक होता क्या है और ये क्या है एक्चुअली अपवर्तनांक, और इसके एग्जाम्पल जो डेली यूज में आपको देखने को मिलता है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। हाँ गाइस, अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना हो तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और हम हर जो भी क्वेश्चन होगा हम सारे को ऐसे ही डील करेंगे ताकि आप एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अपवर्तनांक एक भौतिक राशि होता है जो किसी भी माध्यम में प्रकाश की क्या गति होगी, फॉर एग्जाम्पल वायु में क्या गति होगी, जल में क्या गति होगी, निर्वात में क्या गति होगी, मतलब निर्वात के सापेक्ष किसी भी जो आपके किसी भी माध्यम में प्रकाश की क्या गति होगी उसको बताता है। तो वास्तव में एक अनुपात होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। जैसे इसमें पूछा है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हीरे में जो प्रकाश गई, दो तरह का प्रकाश हुआ ना, एक जो वायुमंडल में प्रकाश है और एक जो हीरा में गया। तो हीरा में जो प्रकाश गया उसका निर्वात की तुलना में उसका कितना गुना अधिक है, तो इसका 2.42 गुना अधिक है, क्योंकि हमने देखा कि निर्वात में प्रकाश की चाल के सापेक्ष में उस माध्यम में, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसकी तुलना में हीरे में जो प्रकाश का चाल है वो कितना है, तो वो 2.42 है। इसलिए आप देखते होंगे, पढ़ते हैं ना अपवर्तनांक का सिद्धांत, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या तो अविलंब से दूर भागेगी या अविलंब की ओर झुकेगी। ये डिपेंड करता है माध्यम पे कि माध्यम सघन है या विरल है। अब अपवर्तनांक के कुछ एग्जाम्पल होते हैं। जो तारा टिमटिमाता है वो आपके अपवर्तन के कारण होता है। पानी में जब देखेंगे कि कोई, मान लीजिए ये एक बाल्टी है, इस बाल्टी में कोई छड़ी है तो वो मुड़ा हुआ दिखता है, क्यों, अब बाल्टी में पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पे वायु जो है वो क्या है, विरल माध्यम है, और पानी में जो छड़ी है वो क्या है, सघन माध्यम है। तो ये क्या होगा, अविलंब की तरफ आ जाएगा, तो हमें थोड़ा टेढ़ा दिखता है। ये इसी के कारण, अपवर्तन के कारण। जो सूर्योदय सूर्यास्त होता है उसमें हम 2 मिनट का अंतर होता है, यानी जब सूर्योदय होता है उसके 2 मिनट पहले से हमको सूर्य दिखते हैं, जो सूर्यास्त होता है तो 2 मिनट बाद तक, उसका रीजन भी अपवर्तनांक ही है। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। जो 34वां क्वेश्चन है वो था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक्चुअली जो अल्पसंख्यक होते हैं उसके विशेष अधिकारी की नियुक्ति 7वां संविधान संशोधन में है। ये कब आया था, 1956 में। ये संविधान के किस भाग में है, तो यह है 17वां भाग में। और आर्टिकल किस में जो है अल्पसंख्यक अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है, आर्टिकल 350 भी, और नियुक्तिकर्ता कौन है, राष्ट्रपति। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, जो अल्पसंख्यक अधिकारी होते हैं उसके लिए 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। कब, 1956 में, पहला। दूसरा, इसको संविधान के तहत किस भाग और किस आर्टिकल में रखा गया है, तो भाग है आपका 17 और आर्टिकल है 350 भी। और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक कितने प्रकार की अल्पसंख्यक की बात की गई है, तो सिर्फ 2 प्रकार के अल्पसंख्यक, एक भाषाई अल्पसंख्यक, दूसरा धार्मिक अल्पसंख्यक। और फंडामेंटल राइट में इनके अधिकारों की चर्चा की गई है आर्टिकल 29 और 30 में। तो ये सारा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि योगदान दिया था, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले निर्माण शुरू ही किया था 1100 कितना में, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने इसको जीर्णोद्धार करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक इसमें नहीं था। तो सी जिसमें होगा गलत हो जाएगा, सी है गलत हो जाएगा, सी है गलत हो जाएगा, सी है गलत हो जाएगा। तो कौन सा बचा, आपका आंसर सी होगा, ठीक है। इसका सी ऑप्शन गलत है, बाकी ए, बी और डी सही है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देख लीजिए, अगला है मुगल काल में प्रचलित
10 साल प्रणाली क्या था? तो ये मुगल काल में प्रचलित जो 10 शाला प्रणाली था, एक्चुअली एक भू राजस्व प्रणाली था। ये शुरू किसने किया था? अकबर ने। इसके प्रणेता किसको माना जाता है? टोडरमल को। टोडरमल को इनको प्रणेता माना जाता है। 10 साल प्रणाली को जब्ती प्रणाली भी कहते थे। और इसमें क्या होता था कि 10 वर्षों के जो फसल के औसत होते हैं उत्पादन के, उनके मूल्यों का, उसका औसत निकाला जाता था। तो ये याद रखिएगा। कुतुब मीनार का निर्माण 1199 में स्टार्ट हुआ था। कुतुब मीनार ने प्रारंभ किया था इल्तुतमिश फिरोज शाह तुगलक इसमें जो है इसके निर्माण में सहभागिता थी। 10 शाला प्रणाली हमने आपको बता ही दिया। मुगल काल में प्रचलित एक भू राजस्व प्रणाली थी, उसका उपनाम टोडरमल प्रणाली या जब्ती प्रणाली भी कहते थे। अकबर होगा, सॉरी ये मैंने अशोक लिख दिया है, ये अकबर के काल में प्रारंभ हुआ था। हालांकि शेरशाह सूरी के काल में भी इस तरह की अवशेष मिलते हैं। प्रणेता इसका टोडरमल था। तो ये इतना पॉइंट याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में इंडिया स्किल एस्केलेटर, ये तो हम लोगों ने कर लिया। हाँ, जो एक कार की पहिया जो सड़क पर चल रहा है तब क्या होगा? अब ये कार है और ये सड़क पे चल रहा है। आप खुद ही सोचिए कि सबसे पहले जब चल नहीं रहा है स्टैटिक होगा, फिर गति आएगा काइनेटिक, और फिर रोलिंग घर्षण होगा। तो इसका हो जाएगा बी। किस संविधान संशोधन में भारत में अल्पसंख्यक के वर्गों के विशेष अधिकार का उल्लेख है? ये हम लोगों ने देख लिया। 7वां संविधान संशोधन। 35वां हम लोगों ने देख लिया। मुगल काल में प्रचलित 10 शाला प्रणाली भी हम लोगों ने देख लिया। अगला जो क्वेश्चन है, लाल किला मुकदमा 1945 में मुख्य अभियुक्त कौन नहीं थे पूछ रहा है। फिर ध्यान दीजिएगा इन सब शब्दों पे। शाहनवाज खां थे, 3 ही लोग थे, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, कर्नल प्रेम सहगल। इसमें एसएन सरकार नहीं थे। ये यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका 2023 में या 22 में। अब ये बर्तनी वाला है, ये हिंदी वाला आप लोग थोड़ा खुद ही से देख लीजिएगा। फजल अली आयोग के सदस्य किसे नियुक्त नहीं किया गया था पूछ रहा है। फिर देखिए इसमें पूछ रहा है कि नियुक्त नहीं किया गया था। जो फजल अली आयोग थे उसके अध्यक्ष कौन थे? आपके न्यायमूर्ति फजल अली। और इसके जो सदस्य थे वो थे पन्निकर और हृदय नाथ कुंजरू, जिसको आप एचएन कुंजरू कहते हैं। इनमें सरदार पटेल नहीं थे। और फजल अली आयोग क्यों गठन किया गया था? राज्य के पुनर्गठन के लिए। और इसने क्या सिफारिश की थी? इसने सिफारिश की थी कि राज्य का जो गठन है वो भाषा के आधार पे नहीं होना चाहिए बल्कि प्रशासनिक आधार पे होना चाहिए। तो ये थे आपका फजल अली आयोग, उन्हें क्या सिफारिश की, तो ये आपको पता होना चाहिए। लाल किला मुकदमा जैसे मैंने बता दिया कि सबसे पहले, हाँ इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको एकदम से पता होना चाहिए। लाल किला मुकदमा कब चलाया गया था? 1945 में। किनके ऊपर चलाया गया था? ये आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी के ऊपर। और मुकदमा चलाए जाने का रीजन क्या था? तो राजद्रोह। और इसके लिए इन्होंने 3 व्यक्ति पे चलाए थे, शाहनवाज खां, प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। और इसके लिए बचाव समिति का, ये बीपीएससी का एकदम पेट क्वेश्चन में से एक है कि बचाव समिति का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? भुल्ला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन नेतृत्व जो है वो भुल्ला भाई देसाई कर रहे थे। तो ये याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है फजल अली आयोग का बता ही दिया। हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्ट स्थिर होता है? अब यहाँ पे देखिए जो हमारे 6 सेंस ऑर्गन होते हैं, जिसमें जिह्वा पे पूछ रहा है, मतलब जीभ पे। तो जीभ पे हमको क्या स्वाद मिलेगा? रस का ही तो स्वाद मिलेगा। तो जिसको आप गैस्ट्रोट्री कहते हैं। थर्मो रिसेप्टर हमारा स्किन करता है। प्रकाशग्राही हमारा आंख करता है। ऑल्फैक्टरी सूंघने का काम कौन करता है? हमारा नाक करता है। तो ये था। और साथ ही जिह्वा पे जो हमको स्वाद लगता है, जिसको आप गैस्ट्रेटरी कहते हैं या रस संवेदी कहते हैं, तो वो किस प्रकार से संवेदी होता है ये भी देख लीजिए। जो सबसे अग्रभाग होता है उस पर हमको मीठा का स्वाद लगता है। ये 67th बीपीएससी में पूछा हुआ है कि जो मीठा का स्वाद लगता है वो जीवा के किस पार्ट पे लगता है? स्वीट पार्ट पे। जो साइड वाला होता है वहाँ सावर होता है। और जब से पीछे का होता है वो आपका खट्टा वाला होता है, जिसको आप बिटर बोलते हैं, मतलब तीता कह सकते हैं, वो होता है। तो ये भी याद रखिएगा। फिर से मैं बोल देती हूँ, सबसे अगला पार्ट जो होता है जीवा का वो स्वीट होता है, मीठा। जो साइड वाला होता है वो साल्टी, सावर होता है। एक्चुअली साल्टी जैसा कुछ नहीं होता। और बिटर टेस्ट है वो जीवा के सबसे पीछे पार्ट पे लगता है। तो अभी ये 50 क्वेश्चन थे। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा।
अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। हम आगे से 100 क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। और PDF लेना हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।